चलिए देखिए, पिछले क्लास में जो फर्स्ट लॉ आप पढ़े थे उसमें आप पढ़े W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के, और फिर ये W बराबर हो गया था ZQ, और यहाँ से W बराबर हो गया था ZIT। ये फर्स्ट लॉ था। सेकेंड लॉ जो हम लोग पढ़े उसमें W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ था E के, W बराबर हो गया था FE, जहाँ पर F के बारे में बताया गया कि ये फैराडे कांस्टेंट। अब हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। फैराडे कांस्टेंट के बाद कुछ नहीं ना लिखे हैं आप। अब थोड़ा इस F के बारे में आप डिटेल में जानिए, साथ साथ लिखेंगे भी। देखो, फैराडेज कांस्टेंट इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल F से। सबसे पहले जानिए कि फैराडे यह एक कांस्टेंट है और यह यूनिट ऑफ चार्ज है। फैराडे जो है वह क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे कुलाम्ब है ना चार्ज का यूनिट, उसी तरह से फैराडे भी किसका यूनिट है? चार्ज का। कुलाम्ब छोटा यूनिट है, फैराडे बड़ा यूनिट। तो इसके रिगार्डिंग जो सबसे पहला बात है वो ये लिखेंगे कि फैराडे कांस्टेंट इज यूनिट ऑफ चार्ज। अब यदि ये चार्ज का यूनिट है तो डेफिनेटली फैराडे और कूलम में कोई ना कोई रिलेशन होगा। उस रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वन फैराडे को। तो अब यहां से जानिए वन फैराडे क्या होता है। चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वन फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो टोटल चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वन फैराडे। पढ़ा दें आगे। इट मीन्स वन फैराडे इज इक्वल टू चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़े आगे। देखिए इधर, वन मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है संख्या में? ये एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। 6.022 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। बताइए इतना ही ना होगा? अच्छा ये बताइए, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कूलम्ब की मैं यदि बात करूं तो वन यूनिट तो -1 चार्ज का देते हैं, वो तो ये वन यूनिट चार्ज माना गया है। कि कूलम्ब में कितना होता है? फिजिक्स में तो आप रटाया गया होगा आपको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहां से बताइए, चार्ज ऑफ सुनो इधर, चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें या चार्ज ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन लिखें, बात तो एक ही है। बिकॉज वन मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ लिखते हैं चार्ज ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, बताइए कितना होगा ये?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। कूलम लिख दें, कोई दिक्कत है इसमें? चार्ज ऑफ इतना इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 10⁻⁻19 10⁻+19 को खत्म करेगा, बचेगा कितना? 10⁴। तो यहाँ बचेगा 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁴। ये किस चीज में आ रहा है? ये कूलम में। अब बताओ आप, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फैराडे, यही ना भी लिखे हैं हम लोग पीछे। तो यहाँ से हम कह दें कि 1 फैराडे इज इक्वल टू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगा 91,487, ठीक है, 96,487 कूलम। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू जब हम इसका लेते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं 91,500 कूलम। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि 1 फैराडे कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500 कूलम के। अब समझ में आया कि फैराडे कांस्टेंट जो आप इससे पहले 96,500 बार बार लेते थे वो कहाँ से आया था? वो यही है 96,500। 1 kg 1,000 ग्राम होता है, तो 5 kg कितना ग्राम होगा? 5,000 ग्राम। उसी प्रकार से यदि 1 फैराडे 96,500 कूलम होता है तो 10 फैराडे कितना होगा? 10 इंटू कितना? हाँ या ना? हम ये कहना चाह रहे हैं सिंपली कि फैराडे को यदि आप कूलम में बदलना चाहते हैं तो आपको 96,500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। और यदि कूलम को फैराडे में बदलना हो तो 96,500 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये काम आपको अब बार बार करना पड़ेगा आगे, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फैराडे को कूलम में बदलना है, फैराडे को कूलम में बदलिएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा, गुना करके ज्यादा होगा। और कूलम को फैराडे में बदलना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, चूंकि फैराडे बड़ा बड़ा यूनिट है और कूलम छोटा यूनिट है, तो वहां पर 96,500 से भाग देना पड़ेगा। वैसे आप ये रिलेशन याद रखिएगा, तो आपको कहीं भी फैराडे को कूलम में बदलने में और कूलम को फैराडे में बदलने में दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ तक पहुंचिए तो। छोटा सा बेंच पोछ के देखो, देखो इसका कौन हाल करता। मुंह पोछने वाला तौलिया से पूछेगा बेंच, मुंह कितना चिकन है। बढ़े आगे। फिजिक्स में आप कैपेसिटेंस आप एक पढ़ते होंगे, उसका यूनिट होता है फैराड और चार्ज का यूनिट है फैराडे। तो कंफ्यूज्ड मत होइएगा, दोनों डिफरेंट चीज है, फैराड और फैराडे। कैपेसिटेंस का यूनिट है फैराड और चार्ज का ये सबसे बड़ा यूनिट होता है चार्ज का, तो बोलते हैं फैराडे, ठीक है। ये दोनों सिमिलर वर्ड है, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। देखिए तो अगेन, पिछला दिन जो लॉ पढ़े थे उसमें क्या पढ़े थे? सेकेंड लॉ, W इज इक्वल टू एफ ई। अब जरा बताइए, इफ एफ इज इक्वल टू 1। अच्छा, आप एफ इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? आप चार्ज कितना सप्लाई कर रहे हैं? 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, तब ना ये इतना के बराबर होगा। अब बताइए, फैराडे जब 1 होगा तो यहाँ पर W किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर। यानी इलेक्ट्रोड पर जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वही इक्विवेलेंट वेट है, या जो इक्विवेलेंट वेट है वही उसका वेट डिपॉजिट कर रहा है।
लेकिन ये कब होता है? जब फैराडे कितना हो? 1। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वेट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड बाय 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। हाँ या ना? कल इसी तरह का कुछ बात आप यहाँ पर पढ़े थे, W बराबर जब ये हुआ था जेड क्यू। आप याद कीजिए जब आप Q1 कुलाम्ब लिए थे, याद है? IT 1 एम्पियर और 1 सेकेंड करके, तो 1 कुलाम्ब चार्ज से जो वेट डिपॉजिट हुआ था उसको हम जेड कह रहे थे। और दोनों में अंतर समझ लीजिए, उस पहला रूल में और दूसरा रूल में। यहाँ हमने कहा वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ हमने कहा था वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक है इक्विवेलेंट वेट और एक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड 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 था वो फर्स्ट लॉ में। तो यहाँ से इसको डिफाइन कर देंगे लिखते हुए, चलते चलते चलिए साथ में। weight of substance deposited by 1 Faraday of charge is called कल बोले थे कुछ रिवाइज करके आने के लिए, देखते हैं कितना रिवाइज किए। इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? ई से। अब देखिए कल हम आपको बता रहे थे कि फैराडे का जो सेकंड लॉ वाला स्टेटमेंट है वो ओरिजिनल फैराडे के मुख मतलब फैराडे के द्वारा नहीं दिया गया है, वो अपना अलग बात बोले, उसी का कंक्लूजन आगे निकल के इतना सारा बात निकला। ये कंक्लूजन यहीं पर नहीं रुकता है, ये कंक्लूजन और आगे बढ़ता है। अब देखिए क्या है वो, आगे बढ़ाएं इसको। अब आप लिखना बंद कर देंगे, क्या कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेकंड लॉ का। यहाँ से इक्वेशन बनेगा और वो इक्वेशन जल्दी समझ में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। 1 फैराडे चार्ज कितना के बराबर होता है? 96,500 कूलम के। ये 96,500 कूलम कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ये होता है चार्ज ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। चार्ज जब आप 1 फैराडे देते हैं तब जो वेट डिपॉजिट होता है वो वेट क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेट। अरे भाई अभी तुरंत तो पढ़े हो। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 फैराडे ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। तो 1 फैराडे चार्ज जब हम सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर जो मेटल जमा होगा उसका जो वेट जमा होगा वही वेट उस सब्सटेंस का क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक फैराडे चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होगा वही उस सब्सटेंस का क्या है? इक्विवेलेंट वेट। और अब आप यदि रिवाइज करके आए हैं पिछला दिन जो क्लास बोला गया था उसको, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितना होता है। किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट में जब आप ग्राम लगा देते हैं तो उसी को उस सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहा जाता है। देखिए कैसे, आप ये फॉर्मूला याद कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। याद है आपको? हमने आपको अभी बोला कि किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट में जब आप ग्राम लगा देते हैं तो वही उसका कितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे आप याद करो CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट 50 होता है, तो यदि इसमें ग्राम लगा दो तो यही इसका क्या कहलाएगा? कितना ग्राम इक्विवेलेंट? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। NaH का इक्विवेलेंट वेट 40 होता है, उसमें तुम ग्राम लगा दो तो वो कहलाएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। देखते हैं कैसे, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह कितना लिख दें? 1। वेट पता करना है, इक्विवेलेंट वेट कितना होता है CaCO3 का? 50। तो बताइए वेट बराबर हो जाएगा 50 ग्राम। तो ये चीज याद रखिए कि किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही ग्राम होता है
कितना उसका इक्विवेलेंट वेट होता है। क्लियर है ये? अब बताइए, जो इक्विवेलेंट वेट आपको आया है उसी में यदि हम ग्राम लगा के लिखें तो उसी को हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट कह सकते हैं। समझिए कैसे लिखे हम सो, एक फेराडे से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, और इक्विवेलेंट वेट में ही यदि हम ग्राम लगा दें तो उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। इस सब आपस में बराबर हो जाएगा। पहले आप बताइए कि इसके इसमें जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है उसके किसी भी पॉइंट में परेशानी है? यदि दिक्कत होगा तो फिर आगे का बात आप नहीं समझ पाइएगा, नहीं तो फिर आपको याद करना पड़ेगा। इससे एक चीज स्पष्ट होता है, यदि आप ये पूरा चीज समझ चुके हैं तो आगे बढ़िए। यहां से एक बात स्पष्ट है कि 1 फैराडे ऑफ चार्ज डिपोजिटेड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ या ना, ये कह सकते हैं कि नहीं? यहाँ से ओवरऑल यदि हम उस सब टर्म को छोड़कर आगे बढ़े तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि 1 फैराडे जो डिपॉजिट कर रहा है वो कितना को डिपॉजिट कर रहा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट को। तो जरा बताइए कि यदि हम यहाँ पर 2 फैराडे चार्ज डिपॉजिट कर दें तो इसका दोगुना ना जमा होगा, ये भी दोगुना हो जाएगा, यानी 2 फैराडे से 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, 5 फैराडे से 5 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। हाँ ठीक है, 10 फैराडे से, मतलब जितना फैराडे चार्ज सप्लाई करेंगे उतना ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। इससे न्यूमेरिकल बनाने में आपको काफी मदद मिलेगा, वो इसलिए क्योंकि आपसे मान लीजिए कह दिया कि हम इतना कूलम्ब चार्ज सप्लाई किए हैं सॉल्यूशन को, बताइए बताइए सोडियम मेटल का या सिल्वर मेटल का या कॉपर मेटल का कितना वेट डिपॉजिट होगा। तो आप क्या करेंगे, उस कूलम्ब को तुरंत चेंज कर देंगे किस में, फैराडे में। जितना फैराडे सप्लाई हुआ उतने फैराडे उसका उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट उस सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा। बाद में उस ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदल दीजिए, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, उस फॉर्मूला से ले जाके तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना ग्राम डिपॉजिट होगा। तो ये काफी मदद करेगा आपको आगे न्यूमेरिकल में। अभी हम बोल रहे हो सकता है बहुत सारा बात आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जब हम इसी चीज को इक्वेशन पर ला देंगे तो आप सब सारा चीज बढ़िया से समझ भी लेंगे और कैलकुलेशन भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे ये चीज ये स्पष्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ फैराडे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसका। अब देखो नंबर ऑफ फैराडे किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के। फैरा अरे कॉमा में भेज देंगे तो सुनिए, क्वेश्चन जब आपको देगा तो सॉल्यूशन में जो चार्ज सप्लाई करता है वो चार्ज कभी फैराडे में दे देता है और कभी कूलम्ब में दे देता है। आप थोड़ा ढंग से देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन किसमें बात कर रहा है, चार्ज का कौन सा यूनिट कंसीडर किया है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में ना कूलम्ब देता है। तो क्वेश्चन में जब आपको कूलम्ब देगा तो नंबर ऑफ फैराड फॉर्मूला में तो नंबर ऑफ फैराडे है, तो उस कूलम्ब को किस में बदलना पड़ेगा, फैराडे में। मान लीजिए कि क्यू कूलम्ब चार्ज आपको दे दिया तो उसको फैराडे में कैसे बदलेंगे, क्यू बटे 96,500, क्योंकि अभी तुरंत बताया गया कि कूलम्ब को फैराडे में बदलने के लिए 96,500 से डिवाइड करना होता है। तो क्यों ना हम फॉर्मूला को ही हम कूलम्ब के रूप में लिख लें। बताइए यहाँ पर लिखा जा सकता है क्यू बटे 96,500, तो वो कूलम्ब में आ जाएगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट होना चाहिए ग्राम में और इक्विवेलेंट वेट तो आपको निकालने के लिए बताया गया है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ फैराडे के लिए, क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए, क्यू बटे 96,500 बराबर इधर जो ग्राम इक्विवेलेंट था उसके लिए क्या बनेगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। देखिए ये इक्वेशन कहाँ से आया सो, यही इसका मेन इक्वेशन जिस पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बताइए क्यू बराबर आई टी, ये हो जाएगा आई टी बटे 96,500 बराबर कौन चीज, डब्ल्यू बाई, इस रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है। मान लीजिए डायरेक्ट चार्ज नहीं देके एम्पियर और सेकंड की बात कर दिया तो आप इस फॉर्मूला से निकल जाएंगे। दूसरी बात, आई टी बटे 96,500 बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अलग अलग रूप इसका मिलेगा आपको, और अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, बताइए तो।
इन्हीं को भी किसी भी पॉइंट पर दिक्कत हो तो बताएंगे। चेंज करें इसको। देखिए आगे। आज वेडनेसडे है ना। हो गया। देखिए तो रिलेशन बिटवीन जेड एंड ई, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं आप इसको भी समझ लीजिए। फर्स्ट लॉ था W इज इक्वल टू जेड क्यू, और दूसरा क्या था? W इज इक्वल टू एफ ई। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, दोनों में लेफ्ट साइड W ही है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसके वेट को दो तरह से निकाला जा सकता है, एक जेड क्यू से और दूसरा एफ ई से। तो एक काम करते हैं, दोनों में रिलेशन हम ढूंढते हैं। ये रिलेशन आपको जेड और ई से मिल जाएगा, क्योंकि क्यू और एफ तो गोतिया है। कैसे? दोनों तो चार्ज ही है ना, तो इसीलिए हमको थोड़ा यहाँ पर रिलेशन की जरूरत पड़ रही है। अब आप देखिए इसको। अभी लिखिएगा नहीं। इधर देखिए तो जरा। जब आप 1 फैराडे चार्ज दिए थे तो जो वेट डिपॉजिट हुआ था उसको क्या बोले थे? ई। ई इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 फैराडे ऑफ चार्ज डिपॉजिट, ई ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या ई ऑफ सब्सटेंस। ई का मतलब यहाँ पर क्या है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस लिख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। बताइए 1 फैराडे चार्ज कितने के बराबर होता है, कितने कूलाम के बराबर होता है? 96,500 कूलाम। यदि हम फैराडे में बात करेंगे तो 1, और कूलाम में बात करेंगे तो 96,500। ये तो सेम ही ना लिखाएगा। अब बताइए तो 96,500 कूलाम यदि ई को डिपॉजिट करता है तो 1 कूलाम कितना को डिपॉजिट करेगा? ई बटे 96,500। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये जो वेट डिपॉजिट हुआ है ये कितने कूलाम से डिपॉजिट हुआ है? 1 कूलाम से। और आप याद कीजिए W बराबर जेड क्यू।
जब यहाँ पर आप 1 कूलम करते थे तब ना WZ के बराबर होता था। तो ये जो वेट डिपॉजिट हुआ है यही क्या कहलाएगा, जेड। क्योंकि यह वह वेट है जो कितने कूलम से डिपॉजिट हो रहा है, 1 कूलम से। और 1 कूलम चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को क्या बोलते हैं, जेड। इट मीन्स जेड इज इक्वल टू ई बटे 95,500। समझ में आया कि क्या रिलेशन है ये। यहाँ तक लिखिए तो फिर आगे बात करते हैं। बढ़िया आगे। अब जरा सोचिए कि एक ही सब्सटेंस के लिए इक्विवेलेंट वेट का वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाए तो जेड ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। इस इक्वेशन से तो यही पता चल रहा है। और यदि इक्विवेलेंट वेट कम हो तो जेड कम होगा। इसका मतलब ये जो जेड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, ई का। इट मीन्स जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। यहाँ जेड बाई ई बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इस तरह से Z1/E1 बराबर हो जाएगा Z2/। अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए यदि जेड और ई का वैल्यू पता हो तो इस इक्वेशन से तीन चीज में दिया रहे तो चौथा निकाला जा सकता है। लेकिन फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ का इक्वेशन बताइए। W इज इक्वल टू ZQ। ये है फर्स्ट लॉ। हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं, पहले आप इसको फिगर वाला यहाँ भी आता है क्या जी। हो गया, यहाँ तक लिख लिए। देखिए तो अगेन, W इज इक्वल टू ZQ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। अब बताइए W इज इक्वल टू जेड बराबर, अभी तुरंत आप क्या पढ़े हैं, यही ना। तो यहाँ जेड का वैल्यू डालिए तो। अच्छा एक काम करते हैं, और W बराबर ZIT लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ई बटे 96,500 इंटू IT, ऐसा लिख सकते हैं। इस ई को इधर लाइएगा तो बट्टा में बदलेगा, ये हो जाएगा W/E बराबर, तो लिख सकते हैं IT बटे 96,500। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं W/E इज इक्वल टू Q बटे 96,500। इसी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे। आप एक चीज गौर कीजिए, हम फर्स्ट लॉ से चलते हुए किस लॉ पर पहुंच गए, सेकेंड लॉ पर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जेड और ई के बीच रिलेशन को ढूंढ लिए। क्लियर है ये। हो गया।
गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तुम लोग निकलो, जल्दी निकलो तो। हाँ? कोचिंग से तो तुम ही लोग नहरे। हो गया, क्या दिक्कत है यहाँ तक कुछ? अब देखिए सुनिए, यही था नियम। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन कभी कभार इसमें क्वेश्चन जो करता है वो थोड़ा उल्टा पुल्टा कर देता है। लॉ सब यही अप्लाई होगा, कुछ एक आध को बात भटकाएगा आपको क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन कीजिएगा तभी उस बात को समझाया जा सकता है। तो कल एक दो क्वेश्चन पहले हम क्लास में करेंगे, खुद क्वेश्चन लिखेंगे भी, सॉल्व भी हम ही करेंगे। फिर 5-6 क्वेश्चन आपको लिखा देंगे घर से बनाने के लिए, फिर उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल क्लास स्टार्ट होगा कंडक्टेंस। अच्छा एक चीज बताइए, वो जो छूटा हुआ क्लास था लाइव वाला, होने ना पाया था, उसको किसी दिन कर लीजिए। वर्किंग डे में ही कर लीजिए ना, इवनिंग के टाइम में हम फ्री ही रहते हैं। 7 बजे से यदि कहोगे तो कर देंगे। क्या? एक काम कीजिए, 1-2 दिन में ये क्वेश्चन ले लीजिए इसका, ये क्या बोलते हैं, फैराडे लॉ पर। वो सबको कर लीजिए एक दिन, सबको पकड़ के 2-3 घंटा में क्लियर कर लेंगे। ठीक है? या जितना तुमको जब तक कंफर्टेबल फील करोगे तब। कल स्टार्ट होगा इस चैप्टर का तीसरा पार्ट, कंडक्टेंस।